हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद सर केमिस्ट्री वाले में। आज हम आप लोगों के सामने एक पी ब्लॉक का ग्रुप 13 का बोरॉन फैमिली का एक कंपाउंड लेके आए हैं। उस कंपाउंड का नाम है बोराजीन, बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, ऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में तो आप सबने सुना होगा। आज आप सुनेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में। तो बोराजीन, बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला होता है B3N3S6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पी ब्लॉक का, बोरॉन फैमिली का। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। आपने ऑर्गेनिक बेंजीन का जरूर स्ट्रक्चर बनाया होगा। ऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? 6 कार्बन और वहां से H लगा देते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन तो नहीं है, बट 6 कार्बन की जगह 3 बोरॉन और 3 नाइट्रोजन है। और बोरॉन और नाइट्रोजन को अल्टरनेट लगाना है, जैसा आप लोग शॉर्ट्स में शायद देख चुके होंगे। ठीक है, तो कैसे बनाता है देखो, B N B और B। देखो, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, इस तरीके से अल्टरनेट लगा देते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये है बोराजीन या बोराजोल का स्ट्रक्चर। इसका नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन या बोराजोल। ठीक है, इसका फार्मूला है B3N3S6 और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर में और खास बातें क्या है वो भी समझते हैं। यहाँ पे हर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए कहाँ, बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर। वैसे यहाँ भी एक लोन पेयर और यहाँ भी एक लोन पेयर है। और एक खास बात और क्या है कि हर बोरॉन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। और वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। बोरॉन के लास्ट सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के पास टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। उन 3 इलेक्ट्रॉन से बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। देखो, 1 2 3, तो तीनों इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में डालने के बाद बोरॉन को 6 इलेक्ट्रॉन टोटल मिल जाते हैं, मतलब 3 बॉन्ड पेयर मिल जाते हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अब बोरॉन के लास्ट सेल में हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह होती है, मतलब 4 ऑर्बिटल या 4 डिब्बे होते हैं, जो डिब्बे आप बनाते हैं। ठीक है, तो 3 डिब्बे भर चुके हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है बोरॉन के पास, 1 डिब्बा खाली है। तो हर बोरॉन के पास यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है। और ये नाइट्रोजन क्या करता है, इस बोरॉन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है। और इसके वजह से एक इसका और स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें हर नाइट्रोजन बगल वाले बोरॉन को अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा। अपने पड़ोसी की मदद कर रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन। अच्छी बात, अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करते हैं हम लोग, डोनर एटम को प्लस और एक्सेप्टर एटम को माइनस दे करके। जैसे अगर ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कैसे चेंज करेंगे हम, ए के ऊपर प्लस और बी के ऊपर माइनस। तो इस तरीके से अगर इसे यहाँ हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा के कोवेलेंट बॉन्ड दिखाना चाहते हैं, तो डोनर एटम नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और एक्सेप्टर एटम बोरॉन के ऊपर माइनस। इस तरीके से बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन को कोऑर्डिनेट कर रहा है और बोरॉन को जिंदा रख रहा है, बोरॉन के ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, किस तरीके से बोरॉन का जो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है उसमें ये जो दूसरा बॉन्ड बनेगा, ऐसे अगर इसको हम हटा करके कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करें, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस। तो ये जो नया बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड है, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक बॉन्ड था, वो सिग्मा बॉन्ड था, और ये कोई कैसा बॉन्ड है आपका, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो बोरॉन पाई बॉन्ड से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। बोरॉन इस पाई बॉन्ड को बनाने से बहुत ज़्यादा संतुष्ट तो नहीं है। ठीक है, इस वजह से अगर बाहर से कोई बोरॉन को अप्रोच करता है कि हम तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाएंगे और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो बोरॉन नाइट्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस कर देता है और बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस वजह से बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला, मतलब न्यूक्लियोफाइल
इनऑर्गेनिक बेंजीन पे आके अटैक करता है तो वो बोरॉन के सेंटर पे आके अटैक करता है, क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर वो आके अटैक करता है तो वो नाइट्रोजन के सेंटर पे आके अटैक करता है, क्योंकि नाइट्रोजन के सेंटर पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, बोरॉन से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे। पहले आप स्ट्रक्चर अभी देख लीजिए और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ऑर्गेनिक बेंजीन से, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक बेंजीन की से मैच करती हैं, मतलब सिमिलर है, लेकिन बहुत सारी नहीं, सारी प्रॉपर्टीज नहीं, कुछ एक आध दो प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो ऑर्गेनिक बेंजीन की अलग है और इसकी अलग है, तो उनकी बात करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे हम लोग। तो हम लोग शुरू करते हैं कंपेयर करना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बेंजीन को। ठीक है, देखो यहाँ हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसका और क्या नाम बेटा, बोराजीन या फिर बोराजोल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बातें लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑर्गेनिक बेंजीन, जो शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं भी जानते होंगे थोड़ी बहुत बात यहाँ सीखेंगे। इसका जो फॉर्मूला है बेटा वो है B3N3S6। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका, फर्स्ट पॉइंट नाम हो गया, सेकेंड पॉइंट फॉर्मूला C6H6। स्ट्रक्चर को यही ड्रॉ कर लेते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको अल्टरनेट बोरॉन और नाइट्रोजन रखना है, और यहाँ पे हर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो बोरॉन को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, लोन पेयर कोऑर्डिनेट करा देते हैं। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ये सब प्लेसेस पे कार्बन है, आई होप आपको ये बात पता होगी। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और H लगा हुआ है। ये ऑर्गेनिक बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इसका हाइब्रिड होता है, और उसमें बीच में ऐसे डॉट 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 करके गोला करके लिखा होता है, बट हमारे अभी काम का समझने के लिए यही बहुत है। ठीक है, इसी से हम लोग समझेंगे इन दोनों के बारे में। अच्छा, जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हर कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, sp2। कैसे sp2, ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बना लिया, तो 0 लोन पेयर बचे, और 0 लोन पेयर में 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड पाई है, 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, 3 + 0 = 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर कार्बन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोरॉन के ऊपर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और नाइट्रोजन के ऊपर भी sp2। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कैसे करते हैं ना, जैसे मान लो अगर इस पाई बॉन्ड को हम ना दिखाएं अभी, यहाँ लोन पेयर लिखें और यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल लिखें, तो कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर देख रहे हैं वो, और 3 सिग्मा बॉन्ड, उस हिसाब से नाइट्रोजन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड नहीं है, मतलब वहीं पे नहीं रहेगा, वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, डी लोकलाइज्ड है, इस वजह से उसको हाइब्रिडाइजेशन को निकालने में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर से आसानी से समझ भी सकते हैं। कैसे, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर समझते हैं, नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चला गया क्योंकि प्लस चार्ज आया है, बचे 4, चारों से नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। अब इसमें एक पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन के ऊपर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, इस वजह से 3 + 0 = 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बोरॉन के ऊपर समझते हैं क्या होता है। बोरॉन के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस चार्ज आया, 4 हो गए, 4 से बोरॉन ने बॉन्ड बना लिए, तो 0 लोन पेयर। जो 4 से बॉन्ड बनाए उन चारों में से 3 बॉन्ड सिग्मा है और 1 बॉन्ड पाई है, इस वजह से सिग्मा बॉन्ड की संख्या केवल काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो यहाँ पे भी हर मेंबर जो रिंग का है, रिंग का मेंबर, ठीक है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ भी रिंग का हर मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कि ये भी क्या है,
एक प्लेनर मॉलिक्यूल है और ये भी क्या है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर हम बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन ए सिंगल प्लेन, तो सारे एटम्स एक ही प्लेन में हैं, तो सारे एटम जोड़ लो, 3 3 6 3 12 हो जाएंगे। और यहाँ भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन ए सिंगल प्लेन 3 3 6 मतलब सॉरी 6 और 6 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो बात आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंगल प्लेन आर 12 इन ईच। ऑर्गेनिक बेंजीन है, इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका, ईच नाइट्रोजन एंड बोरॉन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और सारे एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल 3 पाई बॉन्ड या 3 to the 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं थ्रू आउट द रिंग। और अगर कोई रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर प्लेनर होता है और उसमें 2 6 10 14 या हम लोग बोले 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, तो हकल रूल के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कैसा होगा बेटा, एरोमेटिक होगा, ये बात बहुत जरूरी है। तो ये एरोमेटिक है और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। ये बहुत जरूरी है। और यहाँ भी ये तो बदनाम है एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिसिटी की कहानी यही शुरू करते हैं हम लोग बेंजीन से ही। तो ये भी एरोमेटिक है, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ये भी एरोमेटिक है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट 6 पार्ट है। 6 पार्ट में आपको एक अलग कलर से पेन से लिख रहा हूं। आप देखें जो ऑर्गेनिक बेंजीन है ना वो लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है वो ऑर्गेनिक बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड्स पोलर हैं, डाइपोल क्रिएटेड है, ठीक है। बट ओवरऑल कंपाउंड ये नॉन पोलर है, ओवरऑल ये भी नॉन पोलर है। पहले इस बात को लिख देते हैं हम लोग, नॉन पोलर है। यहाँ भी बच्चे कई बार गलती करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हुआ है, डाइपोल डेवलप हुआ है तो पोलर होगा। बेटा एक बॉन्ड पोलर होने से पूरा कंपाउंड पोलर नहीं होता है, नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा तब पोलर होगा। यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसीलिए ये नॉन पोलर है। और ये तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में बदनाम है यार, तो ये नॉन पोलर है और ये भी कैसा है, नॉन पोलर है। और एक जरूरी बात जो 7th पॉइंट है, इनऑर्गेनिक बेंजीन is more reactive than organic benzene। मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है और अभी इसकी रिएक्टिविटी हम लोग देखेंगे। अच्छा एक बात और बताएं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और पूछा जा सकता है इंटीजर टाइप के सवालों में कि अगर ऑर्गेनिक बेंजीन में डाई सब्स्टिट्यूशन होता है तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, और अगर इनऑर्गेनिक बेंजीन में डाई सब्स्टिट्यूशन होता है तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। अच्छा डाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे 2 ग्रुप लगा दिए जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन को हटा के अगर 2 Cl लगाए जाए तो आप देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा हमें, ठीक है। देखो अगर 2 हाइड्रोजन हटाने हैं हमें तो अगल बगल वाले हटा सकते हैं 1 2 वाले, इसको हम लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन बोलते हैं। एक 1 3 वाले मेटा पोजिशन बोला जाता है, एक 1 4 वाले इसको पैरा पोजिशन बोला जाता है। 3 पॉसिबिलिटीज है, चौथी कोई पॉसिबिलिटी जो इसमें दिखेगी ना वो ऑलरेडी काउंटेड है। जैसे अगर आप बोले, कोई बच्चा बोले कि सर इसको हटा दीजिए, तो ये दोनों 1 2 ऑर्थो हो गए। अगर कोई बोले सर इसको और इसको हटा दीजिए तो ये 1 3 मेटा हो गए। कोई बोले इसको हटा दीजिए तो 1 4 पैरा हो गया, ठीक है। तो इसमें 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो मेटा और पैरा, 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है।
तो इस बात को नोट कर लेते हैं, 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल। अच्छा, उस तरीके से अगर आप यहाँ काउंट करिए और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए तो यहाँ पे कितने डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, एक बार आप काउंट करिएगा, आंसर लिख लीजिएगा, फिर इसको वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक है, देखिए आप सही करते हैं गलत करते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर अगल बगल वाले इनको हटाएंगे तो ये बी, ये एन है तो बी एन ऑर्थो, अगर इसको हटाएंगे तो बी बी मेटा, और अगर इसको हटाएंगे तो बी एन पैरा। अभी एक छूट गया, बी एन ऑर्थो हुआ, बी बी मेटा हुआ, बी एन पैरा हुआ। अभी अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इससे और इससे हटा सकते हैं ना, और उससे हमें मिलेगा एन एन मेटा, तो ये चौथा प्रोडक्ट है। तो ये 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे सकता है। ये बात इनऑर्गेनिक बेंजीन की ऑर्गेनिक बेंजीन से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे 8वां पॉइंट है, ये भी 8वां पॉइंट था। ठीक है, गिव्स 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये 3 दे सकता है, सॉरी ये ऑर्गेनिक बेंजीन 3 देता है और इनऑर्गेनिक बेंजीन 4 दे सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से। और एक बात और हम बता दें, जैसे ऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक बेंजीन की जो इंपॉर्टेंट मेन रिएक्शंस होती हैं जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन बोलते हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAS रिएक्शंस। ये एडिशन रिएक्शंस बहुत कम देता है, रेयर देता है और नॉर्मल कंडीशन में नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी और इसके बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर हैं। यहाँ पे ये एडिशन रिएक्शंस भी आसानी से दे देता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन की खासियत है कि ये एडिशन रिएक्शन भी दे देता है। और इनऑर्गेनिक बेंजीन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करने वाली है कि नाइट्रोजन और बोरॉन में नाइट्रोजन का सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच है और बोरॉन का सेंटर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये बात बहुत जरूरी है, आगे आप इसकी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दोनों में यही बात काम आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। 2 रिएक्शन से केवल बस। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले इसका प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं। डाइबोरेन के केस में डाइबोरेन की एक केमिकल प्रॉपर्टी है इसका प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन, इसको बनाने के लिए हम लोग डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं 1:2 रेशियो में, और बनता है B3N3S6। और यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है तो हीट करते हैं। और अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे 3 से यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरीके से हमें इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन या बोराजोल मिलता है डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ 1:2 रेशियो में। ठीक है, मतलब अमोनिया डाइबोरेन से डबल होगा नंबर ऑफ मोल्स में। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक तो है इसकी हाइड्रोलिसिस, पहला है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया कि कौन सा सेंटर ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोरॉन वाला सेंटर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो अगर हाइड्रोलिसिस में लोन पेयर वहां अटैक करता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर हो, जो पॉजिटिव पोल हो, और H उसको मिलेगा जो नेगेटिव पोल हो या इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो बोरॉन को OH मिलता है तो 3 OH लग जाएगा बोरिक एसिड, N को H मिलता है तो 3 अमोनिया, और उसके बाद H को H मिलता है तो H2। इस तरीके से बोरिक एसिड, अमोनिया और H2 बन जाता है, जो 3-3 मोल अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करें तो बनेगा, बाकी H को आप बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रोलिसिस। जो दूसरी रिएक्शन है वो रिएक्शन भी बहुत काम की है, वो है इनऑर्गेनिक बेंजीन की एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो कौन सी है, B3N3S6 की रिएक्शन HCl के साथ। अब इस रिएक्शन को अगर हम लोग ढंग से देखें तो HCl टूटेगा H+ और Cl- में, और मैंने अभी आपको बताया था
H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे कहाँ अटैक करेगा, नाइट्रोजन के सेंटर पे, और Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ अटैक करेगा, बोरॉन के सेंटर पे। तो स्ट्रक्चर बना के इसका प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। देखो NB NB, यहाँ पे ऑलरेडी एक H था, एक H प्लस और अटैक कर गया तो पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे एक H था, एक Cl माइनस अटैक कर गया तो निगेटिव आ गया। वैसे यहाँ पे H ऑलरेडी एक था, एक अटैक कर गया प्लस, यहाँ पे H, यहाँ पे एक Cl लग गया तो माइनस, एक H था, एक H और लग गया तो प्लस, एक H था और एक Cl और लग गया तो माइनस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे H अटैक कर रहा है नाइट्रोजन के सेंटर पे और B अटैक कर रहा है कहाँ पे, बोरॉन के सेंटर पे। अच्छा, इसका हाइड्रोलिसिस जो होता है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा हीट करते हैं तब हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, मतलब इतना तेज नहीं होता है, इसको हीट करने से इसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक रिएक्शन मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो जेईई में एक बार पूछी जा चुकी है कि अगर B3N3H3Cl3 लिखना है, मतलब 3H हटा के 3Cl लगा तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये तीनों Cl लगते हैं बोरॉन के ऊपर, बोरॉन के H को हटा करके, और ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ClH ClH Cl और H, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन, ये है B3N3H3Cl3। अब यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कराते हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बोरॉन के सेंटर पे। फिर से वही बात ट्रू है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है बोरॉन वाले सेंटर पे। और जो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे SN रिएक्शन होती है ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और एक न्यूक्लियोफाइल निकल गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसी तरीके से यहाँ रिएक्शन होगी, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और Cl माइनस निकल जाएगा। तो अगर इसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड से करते हैं तो NaBH4 क्या है बेटा, सोर्स ऑफ H माइनस है, और H माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा बोरॉन के ऊपर और Cl माइनस निकल जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे H अटैक करा, Cl निकला, यहाँ ऑलरेडी H लगा हुआ था, यहाँ पे H लग गया, अब यहाँ पहले से लगा था, यहाँ पे लग गया। आप देख रहे हैं ये इनऑर्गेनिक बेंजीन बन गया दोबारा से, ठीक है। और अगर यहाँ पे दूसरा एक रिएक्शन करें CH3MgX, CH3MgX क्या है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर आप सबने सुना हो। और ये सोर्स है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सोर्स ऑफ क्या है, R माइनस, मतलब R मतलब एल्किल, ठीक है। तो ये CH3 मैंने लिया है तो ये CH3 माइनस का सोर्स है, CH3MgX। CH3 माइनस फिर से एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, फिर से वो कहाँ अटैक करेगा, बोरॉन के सेंटर पे, फिर से जाके वो बोरॉन के सेंटर पे अटैक किया और क्लोराइड निकल जाएगा और बन जाएगा आपका B, यहाँ CH3 N B B N N, यहाँ CH3, तीनों बोरॉन पे तीन मिथाइल लग जाएंगे और N पे H लगा देगा। इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये B3N3H3Cl3 आपको जानना चाहिए क्या चीज़ है, इसमें तीनों H Cl से हटते हैं और वहाँ पे 3 क्लोराइड लग जाता है, और कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो बोरॉन के सेंटर पे अटैक करके Cl माइनस को निकाल देता है। तो ये है इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नोट कर लीजिए और बातें नोट कर लीजिए। और अब बताइए अगला वीडियो आप किस कंपाउंड पे चाहते हैं, और ये वीडियोज आपको कितनी यूजफुल लग रही है ये भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।